आप मेरी बातों पर न जाइए, मेरे मुंह से कुछ भी निकल सकता है, क्योंकि मैं घर से बाहर हूँ। घर में तो मुंह से कुछ निकलता ही नहीं है, लेकिन घर के बाहर निकलते मैं मर्द हो जाता हूँ, और घर में तो खैर मैं पति ही बना रहता हूँ। इसलिए मेरी बातों पर न जाइए। मैं इशारों का कवि हूँ। जो कुछ भी कविताएं लंबी लंबी लिखना मुझे नहीं आता। आज के इस माइक्रो युग में मैं कवियों को, बड़े बड़े कवियों को और नए कवियों को भी ये सलाह देना चाहता हूँ कि कम शब्दों में अपनी बात कहें तो लोगों को अच्छा लगता है। लंबी लंबी कविताएं आदमी को परेशान भी कर सकती हैं। एक कवि बहुत देर तक लंबी कविता पढ़ रहा था, नया नया था, नवोदित था, 1.5 घंटे तक कविता पढ़ गया। पीछे बैठे हुए कवियों का हाजमा बिगड़ गया। जब वो 1.5 घंटे तक नहीं हटा तो पीछे बैठे कवियों में से एक ने उसका कुर्ता पकड़ के खींचा। कुर्ता बहुत पुराना था, आधा हाथ में आ गया। फटा हुआ कुर्ता देख के कविताओं खा गया। पलट के बोला, क्या कुर्ता ही फाड़ दिया? 1.5 घंटे और पढ़ूंगा। फटा हुआ कुर्ता देख के कविताओं खा गया। पीछे पलट के बोला, क्या कुर्ता ही फाड़ दिया? 1.5 घंटा और पढ़ूंगा। और वो फिर शुरू हो गया। 1.5 घंटे तक फिर पढ़ गया। फिर कवियों का हाथ में बिगड़ गया। पीछे वाला कवि बोला, ये कुर्ते से नहीं मानेगा, इसका पजामा भी खींचो। कवि का मुंह आगे था और ध्यान पीछे था। बोले इसका पजामा भी खींचो। कवि का ध्यान, कवि का मुंह आगे और ध्यान पीछे था। उसने पजामा स्कीम सुन ली और पलट के बोला कि खबरदार अगर पजामे को हाथ लगाया। एक तो उधार का है, पड़ोसी से मांग के लाया हूं, और असली कारण यह है कि पजामा ही पहन के आया हूं। क्या बात है, क्या बात है भाई। ये मैंने आपको से सुनाया कि लंबी लंबी कविताएं आपका हाजमा खराब कर सकती हैं। हम चाहते हैं कि आप अगले साल फिर आएं। मुझको साहब, आइए टोपी वाले, आइए बैठिए। बिल्कुल सही वक्त पे आप आए साहब। कुछ ज़रा हम ही जल्दी शुरू हो गए थे, और आने जो देर से आता है उसके बारे में पता लग जाता है कि वही असली चीफ गेस्ट था। पहले वाला तो टाइम पास करने आया था, लेकिन आप आ गए। अच्छी बात है, अच्छी बात है, हमारा सौभाग्य। आइए, मैं 10 मिनट, केवल 10 मिनट, मेरा गीतकार किशन सरोज साहब से वादा है कि मैं केवल 10 मिनट का कवि हूँ। बाकी लोग जानदार हैं, शानदार हैं, मैं ईमानदार कवि हूँ। ईमानदार वो होता है जो जल्दी छोड़ देता है। मुझे गणेश जी बता दिया, सुनील जोगी ने, कुछ भी कह सकते हैं, संचालक है, पारे पावर्स होते हैं। गणेश जी बता दिया। अब गणेश जी आपके सामने खड़े हैं और उनकी सवारी दूसरे माइक पर बैठी है। तालियों की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे लिए। मैं बिना तालियों के भी अपना काम कर सकता हूँ। मैं कवि नहीं हूँ, मैं कॉन्फिडेंस हूँ। अक्सर लोग ये कहते हुए पाए जाते हैं कि सब तालियां बजाओ, कॉन्फिडेंस आता है। मैं कहता हूँ नहीं, कॉन्फिडेंस हो तो तालियां अपने आप आती हैं। बहुत अच्छे भाई साहब, वाह वाह वाह। लेकिन बात मैंने सीरियसली कही, मैं तालियों की बात नहीं करता। मैं तो कॉन्फिडेंस वाला कवि हूँ। आप लोग तो काफ़ी संख्या में बैठे हुए हैं। मैं तो वो कॉन्फिडेंस वाला हूँ कि एक भी समझदार सामने बैठा हो तो पूरी रात निकाल सकता हूँ, वो भी कंफर्ट के साथ। मैं नहीं घबराता कभी। अभी बरेली वाला प्रोग्राम हुआ था 3 महीने पहले। 60,000 आदमी पंडाल में था और मंच पे 60 कवि थे। रात के 8 बजे प्रोग्राम शुरू हुआ तब 60,000 आदमी पंडाल में था। मैं भी था उसमें। जब मेरा नंबर आया तो सुबह के 4 बज रहे थे। 8 बजे शुरू हुआ था वो प्रोग्राम। मेरा नंबर आया सुबह के 4 बज रहे थे और पंडाल में केवल 2 लोग थे, एक सुनने वाला, दूसरा सुनाने वाला। दूसरा कवि होता बेहोश हो जाता, मगर मैं तो कॉन्फिडेंस वाला हूँ। मैंने कहा आप जरूर मेरे लिए बैठे हैं। उस अकेले आदमी से कहा मैंने, आप जरूर मेरे लिए बैठे हैं। नहीं बोले, चौबे जी आपके बाद मेरा नंबर है। लेकिन अब मेरा कॉन्फिडेंस गड़बड़ाने वाला है, क्योंकि आपके लिए खाने का माल आ गया है। मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ, दूसरों खाते पीते नहीं देख सकता। इसलिए सर्विस बंद कर दो, वरना छोड़ के वहीं आ जाऊंगा मैं। एक 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। वेटर है बेचारा, वो नहीं सुनेगा, अपना काम कर रहा है। आपको वेटर की असली परिभाषा नहीं मालूम। आप किसी होटल में जाइए, ऑर्डर देने के पहले वो वेटर होता है, ऑर्डर देते ही आप वेटर हो जाते हैं, क्योंकि वो घंटे भर आता ही नहीं। अच्छा है ये। तो वेटर तो आप हो गए। मैं एक होटल में नाश्ता करने के लिए गया, मैंने सैंडविच का ऑर्डर दिया। 1.5 घंटे तक वेटर नहीं आया। बाद में दूसरा निकला। मैं कहा यार, मैंने 1.5 घंटे पहले सैंडविच का ऑर्डर दिया था, वो वेटर कहाँ है? तो दूसरा बोला कि उसकी दाढ़ी थी क्या? मैं कहा तब तो नहीं थी। अब हो सकता है आ गई हो। आप इन्हें हटा दें तो मैं अपनी बात सुन कर सकता हूँ। माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ हटा दीजिए। मैं बाद में आपके लिए कॉफ़ी सुरक्षित रखूँगा।
और कॉफ़ी ही तो है, ऐसी क्या खास बात है। आइए थोड़ा सुनाता हूँ, बहुत कम सुनाऊंगा मैं, क्योंकि बहुत सारे कवि हैं। मैं इशारों का कवि हूँ, कविताएं मुझे लिखना नहीं आता, सुनाना भी नहीं आता, लेकिन मैं इशारे से बात करूँगा, इशारे आप समझ जाएंगे, क्योंकि समझदार को इशारा काफ़ी है। स्वागत है, स्वागत है। साली ने जीजा से कहा कि जीजा जी मैं पास हो गई, मिठाई खिलाओ। साली ने जीजा से कहा कि जीजा जी मैं पास हो गई, मिठाई खिलाओ। जीजा जी मुस्कुरा के बोले जरूर खिलाऊंगा, थोड़ी और पास हो जाओ। बढ़िया बात है, बहुत अच्छे। हाँ, समझ में आ गई, सभी जीजा जी बैठे हैं, उनके तो आएगी, मैं जानता था। तो मैंने आपको बताया है कि इशारा बड़ी चीज़ है, अगर आप समझ जाएं। आज के ज़माने में किसी का भला मत कीजिए और बुरा तो बिल्कुल ही मत कीजिए। अगर आप बुरा करने जाएंगे, ज़माना इतना उल्टा है कि उसका भला हो जाएगा और आपका बुरा तो हो ही जाएगा। एक शेर सुनाता हूँ मैं आपको, किसी पागल सरफिरे शायर का है कि धक्का दिया था हमने डुबोने के वास्ते, धक्का दिया था हमने डुबोने के वास्ते, अंजाम ये हुआ कि वो तैराक हो गए। ये सब हास्य रस कवियों का चमत्कार होता है, जो बात में से बात निकालते हैं। मुझे याद है एक हास्य रस का कवि, एक हास्य रस का शायर मरने के बाद में दोज़ख में गया। दोज़ख माने जहन्नुम, आप जानते हैं, वहीं जा सकता था। हास्य कवि और कहाँ जाता। एक यमदूत मुझे मिल गया, बोले चौबे जी मरने के बाद में स्वर्ग जाओगे या नरक। मैं कहा नरक। बोले क्यों? मैं कहा पब्लिक तो वहीं मिलेगी। अरे बहुत बढ़िया। स्वर्ग में तो गांधी जी मिलेंगे, चरखा कटवा लेंगे मुझसे, मिल जाएंगे। विवेकानंद भाषण देंगे, ब्रह्मचर्य पे भाषण देने लगेंगे। मैं कहा मेरे को ये महान लोग नहीं चाहिए, मेरे को तो पब्लिक चाहिए, ताकि मैं मन लगा सकूं और अपना काम कर सकूं, धन कमा सकूं। तो हास्य रस का एक शायर बड़ा ही ब्रिलियंट था, बड़ा जिंदा दिल था। मरने के बाद में दोज़ख में गया, जहन्नुम में गया, नरक में गया। यमराज देख के मुस्कुराए, बोले बेटा अब तुम पकड़ में आए, तुमने बहुत चुटकुले सुनाए, कविता नहीं सुनाई। वो देख रहे हो काढ़ा जो गर्म पानी का, गर्म तेल का उबल रहा है, वहाँ डाले जाओगे। अब क्या ख्याल है दोज़ख के बारे में? तो हास्य रस का शायर था, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ। उसने यमराज से कहा कि हमने किया गुनाह तो दोज़ख हमें मिली, दोज़ख का क्या गुनाह था, दोज़ख को हम मिले। भाई बहुत अच्छे भाई साहब। यमराज कवि के पैरों पे गिर पड़ा कि तू साले मेरा बाप है। तो हास्य कवि होना अच्छा हो, किसी परिस्थिति में घबराता नहीं। ऐसा मैं तो कभी नहीं घबराता, मैं तो अपनी बीवी तक से नहीं घबराता, बीवी तक से। हास्य से कभी बीवी से बड़ा घबराते हैं, मैं नहीं घबराता। उसकी वजह है कि मैं पति और मर्द एक साथ हूं। मैं इशारों वाला कभी, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। मैं पति और मर्द एक साथ हूं, ये कॉम्बिनेशन बहुत कम मिलता है। आदमी या तो मर्द होता है या पति। शादी के पहले तो खैर मर्द होता ही है, शादी के तुरंत बाद वो पति में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत सारे पति ऐसे देखे मैं हूँ, मैं नहीं उखड़ता, मेरी बीवी बहुत कोशिश करती है उखाड़ने की, मैं नहीं उखड़ सकता, मैं इतना गड़ा हुआ हूँ गहरा कि उसके बाप से भी नहीं उखड़ सकता है, फिर भी वो कोशिश तो करती है। एक दिन मुझसे बोली कि भगवान जब मर्दों को अकल बांट रहा था तब तुम क्या कर रहे थे? मैंने कहा मैं तेरे साथ फेरे ले रहा था। उसी में घाटा हो गया, मुझे तू मिल गई, अकल तो सुनील जोगी को मिल गई जो ठीक मेरे पीछे खड़ा हुआ था। पत्नी बहुत उखाड़ती है, मैं नहीं घबराता। एक बार मुझसे बोली कि मैं तो अपना ब्लड ग्रुप चेक कराने जा रही हूँ। तो डॉक्टर का फोन आया, बोले चौबे जी मुबारक हो, जो ब्लड ग्रुप आपका है वही आपकी बीवी का है। मैं कहा वो तो होता ही, 20 साल से मेरा खून पी रही है। ऐसा हो जाता है साहब। बीवी की याद आ गई, हाँ बातचीत हो रही है, कर लीजिए। सब उसके भैया जो बात कर रहे हैं आपस में। इशारे से बात करूंगा, कविता शुरू करता हूँ। 10 मिनट का मामला है, ज़्यादा नहीं। अभी लोकसभा चुनाव हुए, हमारे ग्वालियर में भी हुए। हमारे एक मित्र हैं, सांसद का चुनाव हर बार लड़ते थे, हर बार जीत जाते थे। उनका कॉन्फिडेंस सलाम करने लायक था, वे बड़े कॉन्फिडेंट नेता हैं। हर बार सांसद का चुनाव जीतते थे, इस बार वो हार गए क्योंकि जनता को अकल आ गई, वो हार गए। इतना सदमा पहुंचा कि आत्महत्या को जाने लगे। पहली बार ठीक काम कर रहे थे, मगर वो भी कैंसिल हो गया क्योंकि मैं मिल गया रास्ते में। अगले ने प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया आत्महत्या का। जो सवाल मुझसे किया वो आपकी महफिल में पेश करना चाहता हूं। उसने क्या कहा और आपकी तरफ से मैंने क्या कहा, उस पर दाद चाहता हूं। एक चुनाव हारे उम्मीदवार ने हमसे पूछा, बताइए चौबे जी, वोटों और जूतों में क्या फर्क है? जैसा मन का हाल था वैसा सवाल था।
एक चुनाव हारे उम्मीदवार ने हमसे पूछा, बताइए चौबे जी वोटों और जूतों में क्या फर्क है? हमने कहा, प्यारे लाल, वोट पड़ते हैं तो गिने जाते हैं। ऐसा बढ़िया बात कह दी है आपने, गलती से आगे बोलने की जरूरत ही नहीं थी। इनसे बढ़िया बात आप तो इशारे की बात कहता हूँ मैं आप। चौबे जी वोटों और जूतों में क्या फर्क है? हमने कहा, प्यारे लाल, वोट पड़ते हैं तो गिने जाते हैं। आगे बोलने की जरूरत ही नहीं थी। उसका चेहरा बता रहा था कि वो क्या और कितने गिन के आ रहा है। तो समझदार आदमी वो है जो इशारे में बात करता है, लंबी लंबी नहीं फेंकता। अब जैसे मजा लीजिए, अगर महिलाएं बैठी हो तो वही मजा लें। मैं कभी ऐसी बात नहीं करता कि किसी का अपमान हो या किसी को बुरा लगे, लेकिन विट तो विट है, व्यंग तो व्यंग है। एक किताब में एक सुंदर औरत की तारीफ पढ़ रहा था, क्या सुंदरता थी, 10 मिनट तक मैं ही हंसता रहा। हाँ, सुंदरता भी हंसा सकती है अगर वो हिंदुस्तान की हो। मजा लीजिए, किताब में लिखा हुआ था कि उस सुंदर औरत की दाईं आंख इतनी सुंदर थी कि बाईं आंख लगातार दाईं को देखती रहती थी। जरा देर से आएगी समझ में, और आएगी तो हंसी भी आएगी। एक ही आंख इतनी सुंदर कि बाईं फिर रहा है उसको। ऐसा हिंदुस्तान में मिलता है। ये बात मैंने उससे कही थी, और होशियारी से कही, कलात्मकता से कही। अगर उसमें भैंगी कहता तो आज खुद भैंगा होता। तो बात इशारे से कहना चाहिए, मुझे मालूम है। इशारा बहुत तक नहीं पहुंचा तो मोटे इशारे भी देता हूं। एक मास्टर ने क्लास में बिल्लू से पूछा कि बिल्लू, तेरे पिताजी क्या करते हैं? बिल्लू बोला, जी मास्टर साहब, हम लोग 20 भाई बहन हैं। ये बात आसानी से समझ में आ गई, क्योंकि तो सभी बिल्लू के पिताजी बैठे हैं। मास्टर ने पूछा, मास्टर तो कुछ भी पूछे। मास्टर ने पूछा कि बिल्लू, तेरे पिताजी क्या करते हैं? तो बिल्लू बोला, जी मास्टर हम लोग 20 भाई बहन हैं। मास्टर बोला, कोई बात नहीं, वो तो होते रहते हैं, पिताजी क्या करते हैं? तो बिल्लू बोला कि अभी आपको बताया ना साहब कि हम लोग 20 भाई बहन। मास्टर बोला, बदतमीज, सही जवाब दे, पिताजी क्या करते हैं? तो बिल्लू ने साहब बोल दिया कि मास्टर साहब, जो आदमी इतना व्यस्त रहता हो उसे और फुर्सत कहाँ मिलेगी? इशारे से बात करना चाहिए साहब। मैं मास्टरों से बड़ा खफा रहता हूँ, मैं बच्चों से प्रसन्न रहता हूँ। बच्चों के पास में जो ब्रेन है वो मास्टर के पास में नहीं है। बच्चे किसी ज़माने में भोले भाले होते थे, आजकल केवल भाले होते हैं, क्योंकि उनका भोलापन तो कंप्यूटर ने छीन लिया, टेक्नोलॉजी ने छीन लिया। मास्टर के पास में घिसे पिटे जवाब सवाल हैं, बच्चे के पास में शार्प उत्तर हैं, क्योंकि वो शॉर्टकट से निकलता है। शॉर्टकट कंप्यूटर की एक टर्म है। एक मास्टर ने बच्चे से पूछा कि जिसको कुछ भी सुनाई नहीं देता उसको क्या बोलते हैं? तो बच्चा बोला कि उसको तो कुछ भी बोलो, बहरा बोलो, गधा बोलो, हाथी बोलो, घोड़ा बोलो, वो क्या रिएक्ट करने वाला है? बच्चे बड़े शार्प हैं। लेकिन मित्रों, सारी बातें हंसी मजाक की होती हैं, लेकिन बच्चे मार्मिकता का बहुत बड़ा केंद्र हैं। अगर आप बच्चों को गौर से देखें, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, मैं कभी कभी ऐसी कविताएं भी लिखता हूं जो कभी लोगों को समझ में नहीं आती हैं। प्रायः मैं ऐसी ही लिखता हूं, बहुत अच्छे में सर, लेकिन उसका मजा लेना चाहिए आपको, क्योंकि अकेले में लिखने वाली कविताएं वो हैं कि बच्चों को जन्म देना आसान है, लेकिन बच्चों को जीवन देना कठिन है। वाह भाई वाह, बढ़िया बात है, वाह वाह। और ये बात भी बिल्कुल झूठ है कि हम बच्चों को जन्म देते हैं। बच्चों का जन्म हो जाता है, हम देते देते नहीं हैं। माँ बाप इस मुगालते में अंदर है कि हमने बच्चों को जन्म दिया, उनका तो हो गया, मगर आपने उनको जीवन दिया क्या? यहाँ पे माँ बाप चुप पाए जाते हैं। एक छोटी सी बात कह के आपसे बात कहना चाहता हूँ कि एक मास्टर ने क्लास में बच्चे से अजीब सवाल पूछा कि बता बेटा, माँ और बाप में क्या फ़र्क होता है? माँ और बाप में क्या फ़र्क होता है? बच्चा बोला, सर माँ कहने से मुंह खुल जाता है, बाप कहने से बंद हो जाता है। आप खुद बोल के देखिए, माँ बाप। बच्चा शायद ये कहना चाहता है कि माँ के सामने हिम्मत लौटाती है, बाप के सामने हवा बंद हो जाती है। वाह भाई साहब, वाह 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 वाह। मित्रों, मैं बहुत साधारण कवि हूँ, मैं जनता की बात कहना चाहता हूँ, वो बात मैंने आपसे कह दी है। ज़्यादा बात मेरे पास में करने के लिए वक्त नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कवि हैं यहाँ बैठे हुए हैं, आप उनको सुनेंगे, महान कवि सब बैठे हुए हैं एक लाइन से। मैं आपको अंत में मैं लखनऊ महोत्सव में आया हूँ, और यहाँ वहाँ की बातें करने के अलावा अगर कभी कभी कविता भी हो जाए तो उसका भी स्वागत करना चाहिए। मैं ऐसी कोशिश करता हूँ कि कविता भी हो जाए। अगर कविता निकल आए तो आप मुझे माफ़ कर सकते हैं। आइए, अंत में कविता छोटी सी, वैसे तो मैं देर तक पढ़ता हूँ, लेकिन किशन सरोज जी से मेरा वादा है, अभी कार में था कि 10 मिनट में ख़त्म हो जाऊंगा, मुझे दाद दीजिएगा। लेकिन अंत में मैं एक सार्थक कविता शायद मुझसे हो गई है, सुनाता हूँ। लोग कहते हैं कि 1-1.5 मिनट की कविता शायद आपको पसंद आए। इस देश में सुना है कि 1 अरब 10 करोड़ लोग हो चुके हैं। इस देश में 1 अरब 10 करोड़ आदमी रहता है।
लेकिन मैं कहता हूं कि देश में केवल 3 आदमी रहते हैं, केवल 3 आदमी। वो 3 आदमी कौन है? एक छोटी सी कविता में सुनाता हूं। बहुत बढ़िया कविता है, बढ़िया। इस देश में 3 तरह के लोग रहते हैं। गौर से सुनिएगा, अगर ये कविता है तो दाद देना, नहीं भी देंगे तो मैं दाद मानूंगा। इस देश में 3 तरह के लोग रहते हैं। इस देश में 3 तरह के लोग रहते हैं। एक खून पसीना बहाने वाले, दूसरे पसीना बहाने वाले और तीसरे खून बहाने वाले। इस देश में 3 तरह के लोग रहते हैं। एक खून पसीना बहाने वाले, दूसरे पसीना बहाने वाले और तीसरे खून बहाने वाले। खून पसीने वाला रिक्शा चलाता है, पसीना बहाने वाला घर चलाता है और खून बहाने वाला देश चलाता है। वाह भाई वाह 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 वाह, अच्छी बात है, वाह वाह। इस देश में 3 तरह के लोग रहते। जोरदार तालियां बजा दें। प्रदीप चौबे जी ने बहुत बढ़िया सुनाया। आप चाहें तो आप वंस मोर कर सकते हैं, एक और कर सकते हैं। आपकी तालियां जोरदार होंगी तो आपके बीच आएंगे आदरणीय प्रदीप चौबे जी। एक और कविता आपके लिए। साहब मैं एक का ही समर्थक हूँ, क्योंकि मेरे घर में बच्चा भी एक ही है। एक हो तो अच्छा है, और मैं तो बड़ा कम सुनाने वाला हूँ। मेरी 2 ही खूबियाँ हैं साहब, मैं बहुत कम खाता हूँ और बहुत कम सुनाता हूँ। कम खाता हूँ इसलिए मैं जिंदा रहता हूँ, कम सुनाता हूँ इसलिए लोग रहते हैं। बहुत अच्छा। अब अनूप श्रीवास्तव जी ने बड़ा परेशान। अनूप श्रीवास्तव जी हमारे बड़े जघन्य किस्म के मित्र हैं। जिसका ऐसा मित्र हो उसको दुश्मन की जरूरत नहीं है। बड़ा प्रेम करते हैं मुझसे। बोले चौबे जी आपको आना पड़ेगा, आप तो अट्टहास के। मुझे पहला पुरस्कार जो युवा पुरस्कार आज संजय झाला को मिला है, वो सबसे पहला पुरस्कार मुझको मिला था। तो मैं इस कार्यक्रम से, इस अट्टहास से माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ। तो हमेशा ये मोहब्बत तो मुझे घसीट लेते हैं। अभी फ़ोन किया, चौबे जी आना पड़ेगा, मैं आऊँगा। बोले पैसा कितना लोगे? अब मैं चक्कर में पड़ गया। मैंने कहा साहब जो सुनील जोगी को दे रहा हूँ उससे मुझे 100 रुपये कम दे देना। बोले आ जाओ। बोले उसको हम 100 ही रुपये दे रहे हैं। अब मेरी औकात आप जानते हैं क्या हो गई? मैं भी कम नहीं हूँ साहब, मैं भी कम नहीं हूँ। मैंने दांव मारा। मैंने कहा साहब अगर 100 रुपये मुझको देंगे तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तो बोले आपकी मिल जाएगी तो मिट्टी की क्या इज्जत रह जाएगी? ये नोक झोंक चलती रहती है दोस्तों। मैं बड़ा परेशान हूँ और मैंने इसलिए खाना पीना बंद कर दिया था। मैं खा नहीं पाया हूँ। मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ, बिना खाए घर से निकलता नहीं हूँ। बिना खाए पढ़ना पड़ रहा है, ये मेरा विल पावर है। उसके सारे सुना रहा हूँ साहब। ब्राह्मण का एक सूत्री कार्यक्रम है, खाओ। शताब्दियों से तो खाने का काम सौंपा गया है। ये षड्यंत्र था, यकीन जानिए ये षड्यंत्र था। हिंदू में 4 जातियां हैं हिंदू समाज में, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, हरिजन। बाकी तीनों जातियां ब्राह्मण से कुंठित थीं। तीनों उसके पास में उसको उल्लू बनाने गई। आप कोई काम नहीं करेंगे, काम हम करेंगे, आप केवल खाना। ब्राह्मण भोला भाला बातों में आ गया। उसे क्या पता कि उसे निकम्मा बनाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। प्लान ये था कि साले को फोकड़ा खिला करके निकम्मा कर दो, बाद में तो दिन ये भीख मांगेगा ही। ब्राह्मण तब समझा नहीं बेचारा, बातों में आ गया, मुफ्त का खाता रहा, मुफ्त खोर हो गया। बाद में महंगाई आ गई, अब कोई पूछता नहीं। षड्यंत्र सक्सेसफुल हो गया। ब्राह्मण देवता अक्सर दुखी पाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी भाव बढ़ जाते हैं जब श्राद्ध पक्ष आते हैं। श्राद्ध पक्ष में हर टुनिया ब्राह्मण भी अमिताभ बच्चन हो जाता है। बहुत बुलबुले आते हैं। स्वर्गीय पिताजी को खाना खिलाना है, ब्राह्मण को ढूंढो और इतना ठूस के खिलाओ कि वो खुद पिताजी हो जाए। ये मैं अपनी पीड़ा बता रहा हूं आपको। ब्राह्मण को ठूस से खिलाओ ताकि वो पिताजी हो जाए। जिंदगी भर अपने बाप को न खिलाया होगा, मरने के बाद में खिलाओ। तो साहब मैं तो नहीं खाता। मैं क्यों खाऊं? जब मैं खुद जिंदा हूं तो अपनी कमाई का खाऊंगा, दूसरे की डेड बॉडी का क्यों खाऊं? लेकिन ग्वालियर में एज ब्राह्मण मेरी काफी रेपुटेशन है। श्राद्ध पक्ष में लोग आ जाते हैं। एक ठाकुर साहब, सुनने लायक बात है, एक ठाकुर साहब मेरे पड़ोस में रहते हैं, श्राद्ध पक्ष में आए। बोले चौबे जी मेरे पिताजी का श्राद्ध है, आपको खाना खाने आना है। मैंने कहा ठाकुर साहब मैं श्राद्ध का नहीं श्रद्धा का खाता हूँ। मेरी बात समझा नहीं ठाकुर? क्यों समझता? ठाकुर माने ठस। ठाकुर माने ठस और फिर ग्वालियर का ठस। बोले चौबे जी मेरे पिताजी का श्राद्ध, खाना खाने आना है। मैंने कहा ठाकुर साहब मैं श्राद्ध का नहीं श्रद्धा का खाता हूँ। बोले क्या मतलब? मैंने कहा जब तेरे पिताजी जिंदा थे तब कभी क्यों नहीं बुलाया? तब कभी नाश्ते पे भी नहीं बुलाया? मरने के बाद में डायरेक्ट लंच पे बुला रहा है। मैं तेरे पिताजी का एजेंट हूँ क्या? माल खाऊंगा और वहीं पहुंच जाऊं? मैंने कहा मैं तो नहीं आ रहा। तो ठाकुर बुरा मान गया। बोले नहीं आओगे तो अगले साल तुम्हारा ही मनेगा।
एकदम चैलेंज कर दिया। तब मैं टेंशन में आ गया, मैं तैयारी कर ले, मैं आ रहा हूँ और भगवान ने चाहा तो आज शाम को तेरा मना के लौटूंगा। मैं बहुत टेंशन में, गुस्से में उसके पिता के श्राद्ध में खाने गया, पालती मार के बैठा, 3 घंटे तक नॉन स्टॉप खाया। ठाकुर भी मेरी क्षमता देख करके ऊब गया, बोला बीच में पानी तो पी लो। मैंने भी कह दिया बीच आने तो दे। बोला बीच में पानी तो पी लो। मैंने कहा बीच आने तो दे और बीच में तू मत आ, वरना हूं तो मैं ब्राह्मण, मगर आज इतने गुस्से में हूं कि नॉन वेज भी खा सकता हूं। ठाकुर काफी स्वादिष्ट था, डर के मारे ऐसा भागा फिर नहीं देखा। इस देश में पेट की अनंत संभावनाएं हैं, पेट में कुछ भी कितना भी जा सकता है। मुझे याद है एक हाथी का ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद में डॉक्टर ने नर्स से पूछा अपने औजार तो गिन लिए, पूरे तो हैं? नर्स बोली डॉक्टर साहब औजार तो पूरे हैं मगर छोटे वाले डॉक्टर साहब नहीं दिख रहे। तो आप जो मेरा फूला हुआ पेट देख रहे हैं, ये खाने के मारे नहीं, मस्ती के मारे फूला हुआ है। लोग समझते हैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ, यकीन कीजिए मैं बहुत कम खाता हूँ। लोगों की गम खाता हूँ, हिंदुस्तान की हालत पर रहम खाता हूँ। आप मेरा भरोसा करें तो मैं आपकी कसम खाता हूँ।